गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृति का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी हमने संस्कृति का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकारों की चर्चा की थी कि संस्कृति क्या है, कितने प्रकार की होती है। आज उसके अर्थ को समझने के बाद, उसकी विशेषताओं को जानने के बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ संस्कृति से रिलेटेड कुछ तत्वों की और कुछ अन्य अवधारणाओं की। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर की अगर हम बात करें, यानी संस्कृति की संरचना किन तत्वों से, किन कारकों से हुई है, तो उसमें हम 4 तत्वों को या 4 कारकों को शामिल करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर डिपेंड्स ऑन 4 पॉइंट्स। नंबर 1, संस्कृति तत्व यानी कल्चर ट्रेट्स। संस्कृति संरचना की सूक्ष्मतम इकाई है संस्कृति तत्व, जिसका पृथक अस्तित्व होता है। यदि इसे विभाजित करने का प्रयास किया जाए तो इसका या तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है या यह अर्थहीन हो जाती है। किसी भी संस्कृति में हम अनेक संस्कृति तत्वों की चर्चा कर सकते हैं। यानी कल्चर ट्रेट यानी संस्कृति तत्व क्या हुआ? हमने लिखा कि संस्कृति तत्व जो है संस्कृति संरचना का सबसे छोटी इकाई होती है और उसका एक पृथक अस्तित्व होता है। अगर आपने उसको आगे विभाजित करने का प्रयास किया उस तत्व को, तो वो अर्थहीन हो जाता है या समाप्त हो जाता है। ठीक है। और एक संस्कृति में हम अनेक संस्कृति तत्व देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सारे संस्कृति तत्वों से हुआ है। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा झंडा है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पशु है, ये सब अपने अंदर अलग अलग ये छोटे छोटे संस्कृति तत्व हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये संविधान की ये सूक्ष्मतम इकाई है। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह होना, है ना, राष्ट्रीय पुष्प होना, राष्ट्रीय पशु होना, फ्लैग, भारत का झंडा, ये जितने भी प्रतीक हैं भारत के संविधान के, आपका संविधान में जितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, जितने भी उसमें प्रावधान हैं, नियम हैं, कानून हैं, वो सब अपने आप में छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो संस्कृति तत्व हैं। ठीक है। तो संरचना में, मतलब एक समग्र में जो अलग अलग सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनका अपना सेपरेट अस्तित्व होता है और उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम कल्चर ट्रेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चर कॉम्प्लेक्स यानी संस्कृति संकुल। विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के समुच्चय से निर्मित होता है संस्कृति संकुल। विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता जिस विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करती है वो संस्कृति संकुल कहलाता है। कैसे? हमने अभी कहा कि संविधान के जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, छोटे छोटे तत्व हैं, वो क्या है? जैसे हमने कहा राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय मतलब पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गान, ठीक है, आपका राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा। तो जितने भी ये सारे छोटे छोटे तत्व हैं, जब विभिन्न सांस्कृतिक तत्व एक साथ अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब जो वो जटिल कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, जटिल संकुल तैयार होता है, उसे आप संस्कृति संकुल यानी कल्चर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। तो आपने इन सारे ट्रेट्स को जोड़ दिया तो वो बना कल्चर कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने कहा कि संविधान के जो अलग अलग पक्ष थे उनको अगर आपने, जैसे आपने देखा संविधान के कई भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, है ना, मानवाधिकार से रिलेटेड है, ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार है, उसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें वो हिस्सों में संविधान बटा हुआ है। अगर उन सब तत्वों को एक साथ जोड़ दिया जाए अर्थपूर्ण ढंग से, अंतर्निर्भर ढंग से, तो वो संस्कृति संकुल यानी कल्चर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर आता है संस्कृति प्रतिमान। जब विभिन्न संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल, यानी इससे पहले की जो दोनों चीजें हैं, संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल, उनको आपस में अर्थपूर्ण ढंग से जोड़ दिया जाए तो बनता है संस्कृति प्रतिमान, कल्चर पैटर्न। रूथ बेनेडिक्ट ने ये कंसेप्ट दिया था और उनका मत है कि संस्कृति प्रतिमान किसी भी समूह अथवा एक समाज की संस्कृति के ढांचे की विशेषता को व्यक्त करता है। यानी कल्चर पैटर्न जो है एक तरह से डिजाइन है कल्चर का, जिसके द्वारा संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से पृथक किया जा सकता है। ठीक है।
हम वापस उस एग्जाम्पल पे जाते हैं। भारतीय संविधान, उसके जो अलग अलग एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं? जैसे हमने कहा राष्ट्रीय प्रतीक, आपका राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, मूल उसमें जो मूल अधिकार हैं, उसमें जो आपके मूल कर्तव्य हैं, ये सारे अलग अलग हिस्से हैं। तो ये संस्कृति तत्व हो गए। जब इन तत्वों को अर्थपूर्ण ढंग से मिला दिया गया तो वो बना आपका कल्चर कॉम्प्लेक्स यानी संस्कृति संकुल। और फिर जब उन दोनों को मिलाकर एक संविधान का ढांचा, एक प्रारूप तैयार हुआ, उस प्रारूप को कहते हैं संस्कृति प्रतिमान, यानी वो संविधान का डिजाइन हो गया कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या भाग हैं, उन सब से मिलकर बना संस्कृति प्रतिमान। ठीक है, तो संस्कृति प्रतिमान एक डिजाइन है और एक ढांचा है जो संस्कृति का, जो उसे अन्य संस्कृतियों से अलग करता है। उस ढांचे को देखकर, उस डिजाइन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये दूसरी संस्कृति से किस प्रकार अलग है। चौथा है संस्कृति क्षेत्र। इस अवधारणा को क्लार्क विजलर ने दिया था और वो कहते हैं कि संस्कृति क्षेत्र वो भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें बड़ी मात्रा में समान संस्कृति वाले सामाजिक समूह या जनजातियां निवास करती हैं। यानी एक संस्कृति क्षेत्र वो होता है कि जहां एक भौगोलिक क्षेत्र में एक जैसी संस्कृति वाले लोगों का समूह या जनजातियों का समूह निवास करता है, उसको आप कल्चर एरिया कहलाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी राज्य या प्रदेश बहुत सारे सांस्कृतिक क्षेत्रों में बटा होता है। जैसे हम अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप कहते हैं हड़ौती, तो आप कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनको मिलाकर यहाँ की जो कल्चर है वो कॉमन है, एक समान संस्कृति है। तो इस पूरे भौगोलिक प्रदेश को, इस भौगोलिक क्षेत्र की जो है वो एक कल्चर एरिया हो गया, संस्कृति क्षेत्र हो गया, क्योंकि वहाँ समान संस्कृति वाले लोगों का समूह रहता है। तो हड़ौती है, ढूंढारी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, शेखावटी है, ये राजस्थान को या एक राज्य को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटते हैं। अभी तक जो हमने 4 पढ़े थे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर यानी संस्कृति निर्माण के तत्व थे या उनके कारक थे। अब हम संस्कृति से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाओं की भी चर्चा करेंगे जो संस्कृति के साथ जुड़ती हैं। इससे पहला कंसेप्ट है संस्कृति सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म। सापेक्षवाद का मतलब होता है वह दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत प्रत्येक संस्कृति अपनी विशेषताओं के आधार पर जानी जाती है। वह दृष्टिकोण जिसके अनुसार एक संस्कृति में पाए जाने वाले नैतिक मानदंड अन्य संस्कृतियों की तुलना के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, संस्कृति सापेक्षता है। यानी जब आप किसी संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं तो उसको उसी की विशेषताओं के आधार पर जांचते हैं, मूल्यांकित करते हैं, तब हम कहते हैं ये संस्कृति सापेक्षवाद है। ऐसा नहीं है कि एक संस्कृति की तुलना आप दूसरी संस्कृति के मूल्यों के आधार पर करें, तो वो दूसरी अवधारणा हो जाएगी जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। लेकिन जब हम किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन उसी की विशेषताओं, उसी के गुणों, उसी के तत्वों के आधार पर करते हैं और उसे जांचते हैं, तब हम कहते हैं ये संस्कृति सापेक्षवाद है। संस्कृति बहुलवाद किसी भी समाज में पाए जाने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों की भिन्न भिन्न संस्कृति या एक सीमा तक सह अस्तित्व का भाव जिस संस्कृति में हो उसको सांस्कृतिक बहुलता कहते हैं। यानी जैसे हम भारत को कल्चरल प्लूरलिज्म का उदाहरण मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न हर समूह, हमने ये जाना था कि हर समूह की संस्कृति विशिष्ट होती है और यहाँ बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सह अस्तित्व, उन सबका अस्तित्व एक साथ है। तो इसको हम संस्कृति बहुलवाद कहते हैं, जहां विभिन्न संस्कृतियां एक साथ निवास करती हैं। स्व संस्कृति केंद्रीयता, ये जो अवधारणा है जो हमने अभी पहले पढ़ी थी सापेक्षवाद, उसके जस्ट अपोजिट है। स्व संस्कृति केंद्रवाद का मतलब है कि अपनी एक संस्कृति का मूल्यांकन दूसरी संस्कृति के नैतिक मानदंडों के आधार पर करना, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ और दूसरे की संस्कृति को निम्न मानकर उनके प्रति जो पूर्वाग्रह विकसित किए जाते हैं, जो हीन भावना विकसित की जाती है और जो संस्कृति संघर्ष का कारण होता है, उसे हम एथनोसेंट्रिज्म या स्व संस्कृति केंद्रीयता कहते हैं। अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना और दूसरी संस्कृति को हीन मानना और उनके प्रति पूर्वाग्रह विकसित करना, ये एथनोसेंट्रिज्म है, जो कि सापेक्षवाद के बिल्कुल उलट है। ठीक है। उप संस्कृति या सब कल्चर क्या होता है? उप संस्कृति एक संस्कृति के अंतर्गत लोगों का ऐसा समूह जो स्वयं को उस मूल संस्कृति से अलग करता है, जिसके अंतर्गत उसने जन्म लिया है या पला बड़ा है या विकसित हुआ है, यद्यपि अपने कुछ मूल सिद्धांतों को भी बनाए रखता है। यानी सब कल्चर क्या होती है, जैसे आप देखते हैं ये
जो संस्कृति होती हैं, हम जिस कल्चर में पले बड़े हैं, जिसमें हमने जन्म लिया है, जो हमारी मूल संस्कृति है, उस संस्कृति को भी बनाए रखते हैं, उसके मूल को, लेकिन उससे हटकर कुछ हम नियम कायदे जीवन शैली विकसित कर लेते हैं उसी समूह में रहते हुए, उस संस्कृति के साथ रहते हुए, तो हम उसे उप संस्कृति कहते हैं। जैसे आपने देखा कि आज की जो संस्कृति है, एक तरह से बहुत सारे समूहों में उप संस्कृति है कि अपने बड़े बुजुर्गों की जो मूल संस्कृति है अपने परिवार की, उसको भी बनाए रखा है, प्लस उसमें कुछ संशोधन करके, परिवर्तन करके कुछ नए मूल्यों और विचारों और जीवन शैली को अडॉप्ट कर लिया है, तो वो हो गई उप संस्कृति उस पीढ़ी के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है सांस्कृतिक विलंबन यानी कल्चरल लैग। ये अवधारणा ऑकबर्न ने दी थी। आप लोगों ने पहले के लेक्चर में दो कंसेप्ट पढ़े थे, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, कि भौतिक संस्कृति जिसे आप देख और छू सकते हैं, अभौतिक संस्कृति जिसे हम देख और छू नहीं सकते। तो ऑकबर्न ने इन दोनों संस्कृतियों के आधार पर बताया कि जब किसी भी समाज में भौतिक और अभौतिक संस्कृति में गैप आ जाता है, रिक्त स्थान आ जाता है, तब उसको हम सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं, क्योंकि दोनों में जो परिवर्तन की दर होती है, बदलाव की दर होती है, वो अलग अलग होती है, असमान होती है। और जब एक संस्कृति यानी भौतिक संस्कृति तेजी से आगे बढ़ती है, अभौतिक संस्कृति धीमी गति से बढ़ती है, मतलब आपके जो भौतिक संसाधन हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं अपने जीवन जीने के लिए, वो तो तीव्र गति से बढ़ती है, उसमें जल्दी जल्दी बदलाव आते हैं। और अभौतिक संस्कृति आपकी सोच, आपके विचार, आपकी विचारधारा धीमी गति से बदलती है, तो दोनों के बीच में तनाव या विसंगति उत्पन्न हो जाती है। एक का आगे बढ़ना, एक का पीछे रुक जाना या धीमी गति से बढ़ना, तो दोनों में जो गैप आ जाता है उसको हम कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समाज में अनेक समस्याएं होती हैं कि हमारी सोच तो वही है और संसाधन आगे बढ़ गए। नेक्स्ट, पर संस्कृति ग्रहण, अकल्चरेशन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक सांस्कृतिक समूह अन्य सांस्कृतिक समूह के व्यवहार प्रतिमानों और अन्य सांस्कृतिक तत्वों को अपनी जीवन पद्धति का भाग बना लेते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पर संस्कृति ग्रहण, दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना। तो जब दो संस्कृति के लोग, दो या दो से अधिक संस्कृति के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, निकट आते हैं, तब वो उनसे उनकी संस्कृति के बहुत सारे तत्वों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। एक तरह से विनिमय हुआ, आपने उसको अपनी संस्कृति, उसने आपसे संस्कृति के तत्व ग्रहण किए और आपने उसकी संस्कृति के तत्व, तो इसको हम कल्चरल एक्सचेंज कह सकते हैं, संस्कृति विनिमय कह सकते हैं। तो पर संस्कृति ग्रहण में दूसरे की सांस्कृतिक मूल्यों को, व्यवहार प्रतिमानों को अपनी जीवन पद्धति का जब हिस्सा बना लिया जाता है तो उसे अकल्चरेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा कि जब अंग्रेज या ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आया, तो अंग्रेज और भारत जब संपर्क में आए, तो उस संपर्क से आपने ब्रिटिश कल्चर की बहुत सारी चीजों को अपनी जीवन पद्धति का हिस्सा बना लिया। नेक्स्ट है प्रतिरोधी संस्कृति यानी काउंटर कल्चर। वर्तमान समाज में ऐसे अनेक समूह विकसित हुए जिन्होंने समाज के स्वीकृत प्रतिमानों और कार्य प्रणालियों के विपरीत व्यवहार पद्धतियां विकसित की, और इन विपरीत व्यवहार पद्धतियों को या प्रणालियों को ही काउंटर कल्चर यानी प्रति संस्कृति या प्रतिरोधी संस्कृति कहते हैं। अर्थात ऐसी उप संस्कृति जो किसी समाज की मुख्य धारा की संस्कृति के विपरीत हो, प्रति संस्कृति कहलाती है। जैसे हिप्पी कल्चर, समलैंगिकता, होमो जो सेक्सुअल कल्चर है वो हो गई, पॉप म्यूजिक हो गया। यानी आपने अभी एक शब्द पढ़ा था उप संस्कृति, और अब है प्रतिरोधी संस्कृति। दोनों में क्या अंतर है कि उप संस्कृति में आप जो मूल संस्कृति है उसमें कुछ नई चीजें, कुछ नए अमेंडमेंट, कुछ नए संशोधन, परिवर्तन करके एक नए कुछ जीवन शैली विकसित कर लेते हैं, तो वो तो हो गई उप संस्कृति। उसमें विरोध नहीं है कि जो मूल संस्कृति है उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाकर आपने कुछ विकसित किया, नहीं। लेकिन प्रतिरोधी संस्कृति या प्रति संस्कृति में जो विद्यमान संस्कृति है उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत चीजें विकसित की जाती हैं, उसके विपरीत जीवन पद्धति, उसके विपरीत प्रतिमान और कार्य प्रणालियां विकसित की जाती हैं, तब वो काउंटर कल्चर कहलाती है। उप संस्कृति तो ये भी है, लेकिन इसमें आप जो मूल संस्कृति है, जो स्वीकृत संस्कृति है उस समाज की, उसके विपरीत, उसके बिल्कुल उलट संस्कृति अपना लेते हैं। जैसे ये समलैंगिकता की संस्कृति है, यानी समान लिंग के लोगों का एक साथ रहना, विवाह करना, पॉप म्यूजिक है, हिप्पी कल्चर है, ये सारी चीजें
काउंटर कल्चर हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, उनके अपोजिट हैं। एक नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हाल ही में बहुत प्रचलित है, साइबर कल्चर। कंप्यूटर एज में इस कंसेप्ट को आप बहुत सुन सकते हैं। ये वो संस्कृति है जो संचार, मनोरंजन और व्यवसाय के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग के परिणाम स्वरूप उभरी है। इंटरनेट से जुड़ी विभिन्न सामाजिक घटनाओं और नेटवर्क संचार के अन्य नए स्वरूपों जैसे ऑनलाइन कम्युनिटी है, यानी ऑनलाइन समुदाय है, ऑनलाइन गेमिंग है, सोशल मीडिया है, टेक्सटिंग है, इन सब से जुड़ी हुई है। तो साइबर कल्चर में जो आपकी जीवन पद्धति है, जो लाइफ स्टाइल, जैसे हम कहते हैं कल्चर क्या है, जीवन जीने का ढंग। तो आपकी जो जीवन जीने का ढंग है वो कंप्यूटर से, इंटरनेट से, नेटवर्क से, यानी जो ये आधुनिक मशीनें हैं, खासतौर से सूचना जगत जो है, इससे आपकी सूचना क्रांति से आपका जीवन पद्धति डिसाइड होती है और चलती है और पूर्णतः इस पर निर्भर है। हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी बनाते हैं, है ना। ये सारी ऑनलाइन आप लर्निंग करते हैं, यानी शिक्षा लेते हैं, ऑनलाइन आप सारा फाइनेंशियल मैटर सॉल्व करते हैं। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये हिस्सा है साइबर संस्कृति का कि मनुष्य अब जो है वो कंप्यूटर यानी नेटवर्किंग सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो इसे हम साइबर कल्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ कंसेप्ट हैं जो संस्कृति से जुड़े हैं और संस्कृति को समझने के लिए इन सब का अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कंसेप्ट ऐसा हो जिसका एक्सप्लेनेशन या विवेचना आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप सवाल कर सकते हैं और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।